दे रहा है एक प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 9। इसमें कहा है कि प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर यदि 9x² प्लस 6x माइनस 5 है, जो हमारा फलन है एफ एक्स 9x² प्लस 6x माइनस 5, तो इसमें जो फलन लिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि ये फलन रियल नंबर के लिए लिया गया है, वास्तविक संख्या के लिए है। बट वास्तविक संख्या हम पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन अब कहाँ से कहाँ तक लेना है देखो -5 से इन्फिनिटी तक, यानी अब पहले तो कह दिया कि प्लस होना चाहिए, बट इसमें एक और नंबर ले लिया है, माइनस में नंबर ले लिया है, तो अब इससे नीचे का नंबर नहीं लेना है, -6 नहीं लेना, -7 नहीं हो सकता, इससे ऊपर का ही नंबर हमको चाहिए और धनात्मक की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो ये फलन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है, रेशनल नहीं है, रियल नंबर है। तो कह रहा है सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय होगा। एफ क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। तो कोई फलन आपको दे दे तो व्युत्क्रमणीय अगर सिद्ध करना है तो हम जांच करते हैं वो फलन हमारा एकाकी और आच्छादी है कि नहीं है। अगर फलन एकाकी और आच्छादी है तो कहते हैं व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। और पुनः कह रहा है कि एफ इनवर्स वाई की वैल्यू इतना होना चाहिए, यह हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम एकाकी और आच्छादी जांच करेंगे। देखिए, यदि हमारा फलन है एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। दूसरा हम फलन ले लेते हैं y, एफ वाई, एकाकी जांच करते हैं तो एफ एक्स बराबर एफ वाई नोट करते हैं। तो हम दूसरा फलन ले लिए एफ वाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने y रखने का काम किया। तो 9y² प्लस 6y माइनस 5, जब ऐसा हो जाता है तो हम लिखते हैं एकाकी के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। तो देखो इनकी वैल्यू जो है इतना है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी 9y² प्लस 6y माइनस 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में -5 और इधर भी -5 है, तो -5 से -5 निगलेक्ट हो जाएगा, -5 से -5 निगलेक्ट हो जाएंगे। देखिए तो बच क्या गया जी 9x² प्लस 6x और 9y² प्लस 6y। तो यहाँ से अगर 3x कॉमन कर दें 3x, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 2, और इसमें देखिए 3y कॉमन करते हैं तो 3y प्लस 2 हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पर दो गुणनखंड हमको मिल गया, एक 3x मिल गया और एक 3x प्लस 2 मिल गया। इस साइड देखा जाए तो 3y और दूसरे ब्रैकेट में मिल रहा है 3y प्लस 2। तो जब हम किसी बहुपद का या द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुण मिलता है, तो इक्वल अगर 0 है तो इक्वेट कर देते हैं बारी बारी से। तो हम इसमें क्या करेंगे, इतना इक्वल टू इतना कर दे रहे हैं। यदि यहाँ पर कर दें 3x इक्वल टू 3y, तो देखो 3 से 3 माइनस कट जाएगा तो x बराबर y मिल गया। हम कह सकते हैं कि ये एकाकी है क्योंकि ये दोनों बराबर मिल गए। या अगर ई कोष्टक दूसरा इसको ले लेते हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 2, तो 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, 3x बराबर 3y पुनः हो गया। तो इनसे निगलेक्ट हो गया तो x बराबर y मिल गया। तो कह सकते हैं कि यह अतः एफ एकाकी है, एकाकी फलन है। अगर ये आच्छादी भी है तो हम कहेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय होगा। तो आच्छादी हम जांच करेंगे। तो आच्छादी के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं। आच्छादी अगर जांच करना है तो जो फलन है हमारे पास उसको एफ एक्स बराबर वाई नोट करते हैं। तो एफ एक्स बराबर वाई, तो देखो जो हमारा फलन है इनमें, तो इनके जगह पर y रख देते हैं। तो y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 हो गया। ऐसे कुछ मिल गए हमको। तो हम चाहते हैं कि x की वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए,
यहाँ पर y बराबर इतना है, हम इसको ऐसे बनाना चाहेंगे कि x बराबर कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यह इधर आएगा तो y प्लस 5 तो हो जाएगा, बट यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6x बच रहा है तो 2 बार x हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर x को कॉमन करके x बराबर नहीं दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना है, क्यों? क्योंकि हमको तो ऐसा सिद्ध करना है। तो जब तक इसका हम पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे तब तक हमको y प्लस 6 यानी प्लस 6 वाला नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो y इक्वल टू, इनको हम लिख देते हैं 3x का वर्ग मतलब a स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a की जगह पर तो 3x है। अब देखो इसी को गुणा कर रहे हैं तो यह कंप्लीट हो जा रहा है। तो b के मान क्या रहा होगा? तो b के मान 1 रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, b की जगह पर 1 यानी 1 के वर्ग प्लस कर लेंगे और 1 का वर्ग माइनस कर देंगे। यहाँ पर -5 ऑलरेडी है, ये है। तो y इक्वल टू 3x का होल वर्ग प्लस यह जो है इनको ऐसे 6x नोट करते हैं प्लस 1 का वर्ग, और यह -1 -5 इतने के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 3x प्लस 1 का होल वर्ग। ठीक है। अब देखिए -5 -1 को ऐड कर लेंगे तो -6 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। जब -6 इधर आएगा तो y प्लस 6 हो गया और 3x प्लस 1 का वर्ग। अगर दोनों साइड का हम वर्गमूल ले लेते हैं, क्योंकि हम केवल x की वैल्यू पता करनी है, तो दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो ये काणिन हो जाएगा y प्लस 6 इधर 3x प्लस 1 हो गया। इसका हमने रूट ले लिया। अब x को या इसको ऐसे नोट कर सकता है, इसको पहले लिख लें 3x प्लस 1 और दूसरे साइड में y प्लस 6 अगर कर देते हैं तो इस 1 को उधर हम ट्रांसफर करेंगे, इस 1 को दूसरे साइड में। तो 3x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 और 1 इधर गया तो -1 हो गया। तो x की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गई, अंडर रूट y प्लस 6 -1/3। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। जब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो क्या बार बार हम ले जाकर यहाँ पर मतलब यहाँ पर रखेंगे x का मान y के पदों में, तो ये सब लोग y के पदों में हो जाते हैं। अब उसको सॉल्व करने पर हमको पुनः y मिलता है तो कहते हैं कि अच्छादी होगा। तो जबकि हमको ये वैल्यू प्राप्त ही हो गया तो इनको उठाकर हम यहाँ रखें या यहीं पर रख लें, हम आगे सॉल्व करने से बच जाएंगे। देखिए अगर इसको x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख लेते हैं तो f, और देखो यहाँ पर है अंडर रूट y प्लस 6 अंडर रूट y प्लस 6 -1/3 इतना है x की वैल्यू, और इक्वल टू y। हमने बताया जब इनवर्स का फलन ज्ञात करते हैं तो जो ऐसे मिलता है तो f को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर f उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो f उधर जाकर हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पर बच जाएंगे y प्लस 6 -1/3। ये आपसे कहा गया था कि सिद्ध करिए। देखिए यही आपको सिद्ध करने के लिए दिया था, ये नंबर हमको प्राप्त हो गए। और ये फलन एकाकी है और अच्छादी भी है, इसलिए कह सकते हैं कि f व्युत्क्रमणीय भी होगा। तो आपको जो सिद्ध करना था यहाँ पर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न दिया है कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक फलन है जो x से y, मतलब जो हमारा फलन है x से y, इसके जो भी अवयव होंगे x से y से बिलोंग करते हैं। तो इनमें कह रहा है कि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जो फलन f है यह एक व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब f का जो हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम निकालेंगे, वो अद्वितीय होगा। मतलब एक के सिवा दूसरा कुछ न प्राप्त हो, केवल एक ही प्रतिलोम प्राप्त होता है।
तो इसमें कह रहा है, संकेत में दिया है कि f के दो प्रतिलोम g1 g2 है, f के दो प्रतिलोम g1 g2 है, यानी यहाँ आप नोट कर सकते हैं f का प्रतिलोम g1 है या f का प्रतिलोम g2 है, यानी एक ही फलन के दो प्रतिलोम दिया है, f इनवर्स इक्वल टू g1 और दूसरा f इनवर्स इक्वल टू g2, दो प्रतिलोम दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि y एलिमेंट कैपिटल Y, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकाएकी गुण का प्रयोग होता है इसमें, मतलब यह इसके सिवा अद्वितीय, मतलब एक के सिवा दूसरा कोई हल न प्राप्त होता हो, तो यह फलन ऐसे आपको दिखाना है। तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास f का दो प्रतिलोम g1 g2 है, g1 g2, तो कह रहा है कि इसका अद्वितीय प्रतिलोम होगा, इसके एक के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो यानी ऐसे निकाले हम f ऑफ g1, तो अगर प्रतिलोम होता है तो जब हम ये वैल्यू पता करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया है कि y एलिमेंट कैपिटल Y, यानी y जो है इसका अवयव है, तो जो आइडेंटिटी मिलेगा हमको तो यहाँ y का मिलेगा, y मिलेगा, यानी f ऑफ g1, यानी f का प्रतिलोम g1 जो प्राप्त हो रहा है, तो f ऑफ g1 इक्वल टू i y। अगर इसी का दूसरा भी प्रतिलोम हमको प्राप्त हो रहा है g2, तो इसको भी लिख सकते हैं कि f ऑफ g2 इक्वल टू i y, मतलब दोनों का एक ही प्राप्त होता है, तभी हम कहते हैं कि यह एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो अगर ऐसा है तो आई वाई और आई वाई मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ g1 y इक्वल टू f ऑफ g2 y, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब देखो, तो अगर ऐसा कुछ मिलता है, गॉफ या फॉग निकाल रहे थे तो हम इसको ऐसे नोट कर रहे थे कि f ब्रैकेट में, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं जी वाई ऐसे, तो उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं f ब्रैकेट में g2y, ऐसे हो सकता है। अगर दोनों साइड में देखिए तो यहाँ से f, यहाँ से अगर f को हम हटा दें, निगलेक्ट कर दें, तो क्या होगा g1y और g2y, या करके अगर हम ऐसा कर दें कि g1 बराबर g2, तो प्रश्न में कहा गया है कि f का जो हमारे पास फलन f है उसका अद्वितीय प्रतिलोम है। तो अद्वितीय का तात्पर्य हो गया एक के सिवा दूसरा कोई प्रतिलोम नहीं मिलेगा, मतलब एक ही प्रतिलोम मिलना चाहिए। तो देखो, हम दो प्रतिलोम लिए, f का दो प्रतिलोम g1 g2, तो दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो गया। तो एक मतलब ये हो गया कि ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारा फलन है उसका प्रतिलोम अद्वितीय प्रतिलोम है। आप जैसे भी हल करेंगे एक ही प्रतिलोम प्राप्त होगा, ठीक है। और देखिए, ये एकाएकी भी है, एकाएकी गुण को फॉलो करता है, अतः आप कह सकते हैं f का अद्वितीय प्रतिलोम होगा। इस प्रकार यह जो प्रश्न कह रहा था 10, ये सिद्ध होता है, कंप्लीट हो जाएगा, यही काम आपको करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 में दिया है कि कोई एक फलन है हमारे पास f, जिसके नंबर दिए गए 1 2 3 से a b c। तो ऐसे फलन दिया गया है। प्रश्न में कहा गया कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए और f इनवर्स का इनवर्स f सिद्ध करिए, ठीक है। f इनवर्स का, अरे यार उल्टा को उल्टा, मान लो एक बार इनवर्स किया है और पुनः उसका इनवर्स कर रहा है, तो देख रहा है कि f आ गया। उल्टा को उल्टा सीधा होता है। मान लो कहा जाए कि पीछे मुड़, तो एक बार पीछे मुड़ जाएंगे, तो फिर से कहता है कोई पीछे मुड़, फिर से पीछे मुड़ गए, तो देखो भाई वो तो केवल पीछे मुड़ने को कहा, लेकिन हम तो सीधे हो गए। यानी ये प्रक्रिया जब उल्टा का उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाना है, देखो एक बार उल्टा किया इनवर्स हुआ, और इनवर्स का फिर से इनवर्स किया, तो हमको क्या मिल गया, f मिल गया है। या आप पहले से जानते हैं कि अगर घात मान लीजिए 2 के पावर 5 है,
और उसके ऊपर नंबर ऐसे दे दिया गया और कहा जाए कि बताओ ये कितना होगा। तो पावर पावर से गुणा करता है, तो ऐसे हो जाएंगे 2 के पावर 5 इंटू 5 यानी 2 के पावर 25। बट अगर ऐसे दे दिया जाए 2 के पावर -5, ठीक है, और पुनः -5, तो अब गुणा करेगा तो 2 के पावर -5 गुणे -5 तो हो जाएगा +25। तो लेकिन जब हमको केवल 2 पाना है, अगर हमारे पास 2 है, 2 सीधा है, यानी हमने 2 का उल्टा किया तो हो गया 2 का इनवर्स, ठीक है। फिर से इसका हमने उल्टा किया तो हो गया 2 का इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। उल्टा देखो ये सीधा था तो कहोगे कैसे इसे उल्टा मान लिया जाएगा, तो इसका उल्टा 1/2 होगा ना, आई नीचे से ऊपर जाएगा, मान लो इसका 1 घात है तो ऊपर लिखोगे तो -1 घात, यानी 2 का उल्टा 2 के पावर -1। तो इसका उल्टा हमने यही लिखा, इसका उल्टा तो एक बार और ही -4 दे दिए। तो अब देखो तो हम कह रहे हैं कि ये सीधा हो गया का, हमने कहा कि उल्टा को उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो ये सीधा हुआ कि नहीं, सीधा होगा तो इसका मतलब 2 होना चाहिए। हाँ, तो देखो तो 2 हमने आपको यहाँ समझाया कि अगर पावर का पावर है तो पावर पावर से गुणा करता है। तो यहाँ देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 गुणे -1 से गुणा करेगा तो कितना हो गया 2 के पावर +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। तो देखो जब उल्टा का हमने उल्टा किया तो सीधा नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया, यही नंबर आ गया ना। सेम हमको यही काम यहाँ पर करना है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी है। देखिए क्या हम कैसे हम प्राप्त करते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मान लो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, यानी यह पूरा x है और यह y है, तो F1 पर क्या है a, F2 का वैल्यू b और F3 की वैल्यू है c। लेकिन हमको प्रतिलोम निकालना है, तो अगर हम दूसरा कोई फलन ले लेते हैं g, तो जी में ऐसे रख देते हैं, इसको आगे इसको पीछे, ए बी सी और 1 2 3, तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, तो जी ए की वैल्यू है 1, जी बी की वैल्यू है 2 और जी सी की वैल्यू है 3। तो हमको प्रतिलोम निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। तो यह पहले प्रश्न में हम यहाँ पर नहीं दर्शाए हैं, बट प्रश्न में लिखा है कि पहले आप एफ इनवर्स निकालिए। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, हम गॉफ निकालते हैं और फॉग निकालते हैं। अगर गॉफ की वैल्यू फॉग की वैल्यू के बराबर मिलता है तब कहते हैं कि एफ का इनवर्स इतना होगा, अगर दोनों बराबर नहीं मिलते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम फॉग निकालते हैं, फॉग, ठीक है, तो फॉग यक्स होता है एफ ब्रैकेट में जी एक्स, ठीक है। तो चूंकि अब नंबर पर निकालेंगे, फॉग निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ जी, और देखिए जी, तो जी वाली वैल्यू हम लेना शुरू करेंगे, जी ए, तो हो जाएगा एफ जी ए, ठीक है। तो देखो एफ और जी ए की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा F1। F1 के मान क्या मिल गया, देखो F1 के मान है A, ठीक है, F1 के मान A। अगर F यानी F ऑफ G अगर हम B निकालते हैं, ठीक है, तो F यहाँ पर B हो गया, F B की वैल्यू GB की वैल्यू है 2, तो इनकी वैल्यू हमको प्राप्त हो गया B। अगर F ऑफ G अगर C की मान निकालें तो F और इसकी वैल्यू देखो यहाँ से 3 है, तो F3 की वैल्यू C है, तो ये तो फॉग निकालें। अगर गॉफ निकालते हैं तब F यहाँ पर आ गया, तो F के लिए हम 1 2 3 लेंगे, तो F1 निकालते हैं तो
F1, F1 की वैल्यू देखो यहाँ पर A है तो GA हो गया और यहाँ पर हमको 1 प्राप्त हो जाएंगे, GA का मान 1 है। ठीक है, अगर GOF2 की वैल्यू निकालते हैं तो देखो GOF और F2 के मान है B, यहाँ B रख दिए और GB के मान है 2। अगर GOF3 निकालते हैं तो देखो F3 की वैल्यू है C, तो यहाँ GC हो गया और GC के मान 3। आपको ये देखना है इसमें क्या कॉमन पॉइंट मिला। जब हम फॉग निकाले हैं तो ABC मिल गया। ठीक है, ABC यह नंबर मिल गए। आज जब हम गॉफ निकाले हैं तो 1 2 3 मिल गया। मतलब जब इनको लेकर चल रहे हैं तो यह मिल रहा है। देखो 1 2 3 लिए तो यह मिल गया, जब ABC लिए तो यह मिल गया। देखो ABC लिए तो यहाँ पर ABC पर, ठीक है, ABC मिला 1 2 3 पर, तो मतलब वही नंबर हमको प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि F इनवर्स क्या है, F इनवर्स के मान क्या है, G है। F इनवर्स के मान है G। लेकिन हमको ये तो नहीं सिद्ध करना है, हमको तो यह दिखाना है, इनवर्स का इनवर्स निकालना है। तो जब हम इनवर्स का इनवर्स निकालना चाहें तो या तो आप इसी को लेकर चल सकते हैं या दूसरा कोई तीसरा कोई फलन ले ले, एक तीसरा फलन ले ले। तो देखो, तो अगर हम H कोई तीसरा फलन ले लेते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर यह एक फलन हमको मिला था तो हम अपने पास से दूसरा फलन ले लिए, मतलब इसको आगे इसको पीछे कर दिए थे। तो अब हम तीसरा फलन ले रहे हैं तो फिर से इसी का हम क्या करेंगे, इसको आगे इसको पीछे कर दे रहे हैं, यानी 1 2 3 और ABC। तो बताओ H1 की वैल्यू क्या होगी, H2 की वैल्यू, HB की B नहीं हो, 2 ही रहेगा, की वैल्यू है B और H3 की वैल्यू है C। तो अब हम G और H में संबंध बनाना चाहेंगे। अभी F और G में यानी ऐसे मान निकालें। अब तीसरा जब हमको फलन मिल गया G और H, तो इसमें देखेंगे क्या हमको इनवर्स, इसका इनवर्स यह है, G का इनवर्स H मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर हम निकालते हैं गाह यानी G ऑफ H, तो यहाँ अगर हम लेते हैं 1 तो हमको क्या मिल जाएगा, G ब्रैकेट में H1, तो H1 के मान A, तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है 1। ठीक है, हमको वही 1 ही प्राप्त हो गया। अगर G ऑफ H2 प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, तो H2 की वैल्यू B, तो GB की वैल्यू, तो यहाँ नोट कर दिए। अगर ऐसे हम 3 की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए H3 की वैल्यू यहाँ पर है C, तो GC हो गए और GC के मान 3। ठीक है, अगर इसी प्रकार अब देखो ये आगे था ये पीछे था ना, फिर से इसको हम इन्वर्स कर दें, पलट दें क्रम को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H ऑफ G, तो ABC ना इसके साथ चल रहे हैं, और इसमें ABC ना है A, तो आ जाओ H ब्रैकेट में GA, तो GA की वैल्यू क्या है 1, तो H1 की वैल्यू क्या है A। अब देखिए जो यहाँ हम ले रहे हैं वैसे ही प्राप्त होता जा रहा है। H ऑफ G हम B का मान निकालते हैं, GB, तो H
और GB की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा, H2 के मान D। यहाँ पर H ऑफ G C के मान निकालेंगे तो क्या हो जा रहा है, H और GC, तो H GC के मान कितना है 3, तो आप 3 रख देंगे और H3 के मान C। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, देखिए अतः अब G का इनवर्स हम कहें तो H मिल गया, G का इनवर्स क्या मिल गया, H मिल गया। तो यहाँ पर देखो अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से देखो, अगर समीकरण 1 में, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में है F इनवर्स इक्वल टू G, F इनवर्स इक्वल टू G, तो G किसका इनवर्स है, F इनवर्स का। तो G इनके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, F इनवर्स है और यहाँ पर G है, यहाँ पर भी G है, दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब ये तो यही ना हमने नोट किया, यहाँ G इनवर्स है और यहाँ H है, तो G इनवर्स और H, तो यहाँ पर G, तो देखिए ये F इनवर्स इसका यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर देखना है कि यदि G इनवर्स H है, ठीक है, तो केवल G पर बात करिए, G किसका मान है, G F इनवर्स का मान है, ठीक है। तो इनके जगह पर हम लिख देते हैं F इनवर्स और उसके बाद यह इनवर्स है, इनवर्स दे देना है, ठीक है, इक्वल टू H। अब थोड़ा सा एक बात और देखना है आपको, H हमको तो सिद्ध करना है F इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू F होना चाहिए, तो यहाँ हमको मिल गया F इनवर्स का इनवर्स H, तो H किसके बराबर है, तो यहाँ आइए, जो H हम लिए थे 1 2 3 और A B C, तो यही तो मान F का भी है, ठीक है, और यही मान H का भी है, यानी इसका ये मतलब हो गया F H के बराबर है। यह देखो F में 1 2 3 A B C, तो H में भी है 1 2 3 A B C, तो आप इसका स्थान बदल सकते हैं, यदि कह सकते हैं यदि F बराबर H, तो यहाँ F इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू, इनके जगह पर क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, हाँ H के जगह पर F नोट कर देंगे। तो इस प्रकार प्रश्न कह रहा था कि F इनवर्स का इनवर्स F होना चाहिए, तो यहाँ पर F इनवर्स का इनवर्स हमारा F प्राप्त हो गया। प्रश्न में कहा था कि F इनवर्स निकालिए, तो यहाँ पर F इनवर्स हमको G प्राप्त हो गई। इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा।